चलिए, है ना। लास्ट क्लास में पी ब्लॉक में बैक बॉन्डिंग के बारे में पोस्टुलेट्स वगैरह हम लोगों ने लिख लिए थे और मॉड्यूल बोला था शायद लेके आने के लिए। मॉड्यूल निकाल लो पहले, तो मॉड्यूल डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। है अबे रोज थोड़ी बोलेंगे, नहीं निकाल लो फटाफट, आज डिस्कशन है मॉड्यूल। है कल ले आना फिर मॉड्यूल, है ना। कल लास्ट है, कल डिस्कशन हो गया तो ठीक है, वरना फिर डिस्कशन भी नहीं होगा मॉड्यूल का। ठीक है, कल सॉल्व करके ले आना। केमिकल बॉन्डिंग कम से कम ले आना। कल केमिकल बॉन्डिंग कर देंगे, परसों एस ब्लॉक डिस्कस कर देंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था दैट वाज बैक बॉन्डिंग। उसके कुछ पोस्टुलेट्स आपको लिखा दिए गए थे, उसके आगे डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान सुनेगा। सबसे पहले अगर बैक बॉन्डिंग की बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो बैक बॉन्डिंग का वो कौन है बेटा, BF3। ध्यान सुनते जाएगा। क्या BF3 में आप ऑलरेडी जानते हैं कि बोरॉन का हाइब्रिडेशन कौन सा होता है बेटा, sp2। और इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या इस मॉलिक्यूल में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं है बेटा, है। तो अब आप उसमें पॉइंट जो लिखा है तो उसमें सेकंड पॉइंट आपको लिखाया गया था कि व्हेन a pi type coordinate bond is formed between already covalently bonded atoms within the molecule। ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये एक इंट्रा मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट की अपन बात कर रहे हैं। और इसमें अगर आप देखो तो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा। और अब ये जो मॉलिक्यूल है इसी के अंदर आप देखो, क्या बोरॉन के पास एक खाली डब्बा है या नहीं है बेटा, है। और फ्लोरीन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर। अब आप चेक करिए जरा, तो क्या फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है या नहीं है बेटा, है। और ऑक्टेट पूरा होने के साथ साथ किसी के पास लोन पेयर होता है तो वो किसकी तरह काम कर सकता है, डोनर की तरह। तो ये फ्लोरीन तीनों जो है ये देने के लिए तैयार है, और जो सामने वाला एटम है वो लेने के लिए तैयार होने चाहिए। लेने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, खाली डब्बा। तो अब यहां पर दो मॉलिक्यूल अलग अलग होते तो हम समझते कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही बनता था। लेकिन यहां पर सारा ये जो खेल चल रहा है वो कहां चल रहा है बेटा, विद इन द मॉलिक्यूल। सेंट्रल या साइड एटम में से किसी एक का ऑक्टेट पूरा, साथ ही साथ लोन पेयर, और किसी एक एटम के पास क्या होना चाहिए बेटा, खाली डब्बा। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो ये देगा ये लेगा, और इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताइए पहला बॉन्ड है दोनों के बीच का या दूसरा बॉन्ड है बेटा, दूसरा। तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलेंगे बेटा, पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, बैक बॉन्ड बोला जाता है। दूसरी बात सुनने ध्यान से, यहां पर पहला जो पॉइंट कल आपको लिखाया था वो लिखाया गया था इट इज एन इंट्रामोलिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ये सारी बातें कहां चल रही है बेटा, विद इन द मॉलिक्यूल चल रही है। दूसरी बात आप चेक करिए, डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम की कंडीशन आपको बोली थी कि डोनर के पास क्या होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा, लोन पेयर, साथ ही साथ एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल। ये हमने देख लिया। तीसरी बात आपको बोली थी कि बैकबॉन्ड जिनके बीच में बनेगा वो दोनों एटम में से कम एक एटम सेकेंड पीरियड का और दूसरा एटम सेकेंड या थर्ड पीरियड का। तो आप देखो ये दोनों एटम कौन कौन से पीरियड के बेटा, सेकेंड सेकेंड। बहुत अच्छी तरीके से बैकबॉन्ड बनेगा। अगर एक सेकेंड हो दूसरा थर्ड हो तो भी बैकबॉन्ड बन सकता है, क्योंकि बैकबॉन्ड इज अ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वीक होता जाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पहले एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं बेटा BF3 जो अभी आपको डिस्कस किया। सबसे पहले बोरॉन का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेटा आ जाता है 2s2 2p1। और इस 2s2 2p1 का अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ कर दें तो याद करिएगा इस तरह से हम लोग एक्साइटेड स्टेट रिप्रेजेंट करते थे, 2s और 2p। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ने तीनों को एक्साइट कर दिया। अब मान लीजिए इसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, तो बेटा एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, इस तरह से इस पूरे मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन बन के आता है वो बन के आता है sp2। और sp2 होने के बावजूद भी क्या बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो यस। अब आप देखिए बोरॉन में फ्लोरीन 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 ये BF3 बनाया, इसमें सिग्मा बॉन्ड 3 है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 है। तो H का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 3। और H का वैल्यू 3 होने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ये जो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, ये कंडीशन हम लोग देख रहे हैं बेटा बिफोर बैक बॉन्डिंग। कल आपको एक लास्ट पॉइंट लिखाया गया था कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन मे और मे नॉट चेंज। तो अब आप देखो यहां पर बैक बॉन्डिंग के पहले की अगर हम लोग कंडीशन देखें तो यहां पर बैक बॉन्डिंग की वजह से अभी हाइब्रिडाइजेशन में कोई बदलाव नहीं है, मतलब बिफोर बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2। लेकिन अब समझिए इस मॉलिक्यूल को अगर आप बैक बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो बताइए क्या विद इन द मॉलिक्यूल सेल नंबर 2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी और ऑक्टेट भी पूरा है, और बोरॉन के पास डब्बा खाली है। तो यहां बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब अगर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बनी तो आप समझिएगा ये बना बोरॉन के साथ फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन,
और इधर देखिए बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। वो जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल है या पी ऑर्बिटल है बेटा? पी का शेप कैसा होता है बेटा? डंबल। तो ये पूरा जो बना हुआ ये एक ऑर्बिटल है। और एक बात बताइए, ये जो ऑर्बिटल है BF3 का शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये जो लोब दिख रहा है आपको, है ना, ब्लू कलर से जो हमने ऑर्बिटल बनाया, वेकेंट ऑर्बिटल बनाया, ये इसी प्लेन पर है या प्लेन के परपेंडिकुलर है या कैसा है बेटा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये पता होना चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि बोरॉन यहां पर है, बोरॉन से यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, और पाई बॉन्ड के लिए वो जो लोब दिखाएगा, ये लोब ऐसा है बेटा, ऐसा और ऐसा। अब क्या हो रहा है कि ये जो खाली लोब है, और यहां पर कौन है बेटा? फ्लोरीन के पास लोन पेयर, यहां भी क्या है बेटा? फ्लोरीन के पास लोन पेयर, यहां भी क्या है बेटा? फ्लोरीन के पास लोन पेयर। अब तीनों फ्लोरीन ऑक्टेट पूरा करके बैठे हैं, लोन पेयर लेके बैठे हैं। ये अपना लोन पेयर देना चाहेगा बोरॉन के डब्बे में, खाली डब्बे में, ये पूरा एक ही डब्बा है, ध्यान रखिएगा। तो तीनों में से कोई भी एक फ्लोरीन इसको अपना लोन पेयर दे देता है। मान लिया इसको अगर हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करें, तो इसको सिंपल फॉर्म में हमने ऐसा बना दिया कि बोरॉन के पास डब्बा खाली है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है और लोन पेयर है। अब मान लीजिए तीनों में से हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि ऊपर वाला फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दे देता है। तो जैसे ये लोन पेयर दिया, यहां पर बोरॉन और फ्लोरीन का पहले से एक बॉन्ड था, जो कि कौन सा था बेटा? सिग्मा बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड कौन सा बना बेटा? पाई बॉन्ड। तो इस पाई टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बोला जाएगा बेटा? बैक बॉन्ड। तो ये जो बैक बॉन्ड है, ये क्या है बेटा? पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैक बॉन्ड। और आप एक बात बताइए, अगर ये बैक बॉन्ड बना तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन चेक करना है हमें। बताइए बोरॉन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बेटा? 3। और लोन पेयर बोरॉन के पास कितने हैं बेटा? 0, क्योंकि ये लोन पेयर नहीं, ये तो पाई बॉन्ड है। तो आप देखिए H का वैल्यू क्या आ रहा है? 3 का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया? sp2। आप देखिए बिफोर बैक बॉन्डिंग इसका हाइब्रिडेशन क्या था? sp2। और आफ्टर बैक बॉन्डिंग भी इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा चेंज ना हो, कई बार चेंज हो सकता है, कई बार चेंज नहीं हो सकता। कल मैंने शायद कंडीशन आपको लिखवा दी थी। अभी आप बताओ, सेंट्रल एटम यहां पर दे रहा है या ले रहा है? ले रहा है। जब भी सेंट्रल एटम लेगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन जब सेंट्रल एटम देने का काम करेगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। तो यहां एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ध्यान सुनेगा। इस स्ट्रक्चर को देखिए, क्या यहां पर ये जो BF3 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी था क्या कि ये पाई बॉन्ड केवल यही फ्लोरीन बनाता? नहीं, तीनों में से कोई भी फ्लोरीन बना सकता था। इसीलिए यहां पर क्या होगा बेटा? रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1 + π/σ। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा? 1.33। अब बात सुनिएगा, जब भी बैक बॉन्डिंग होगी, जब भी बैक बॉन्डिंग होगी, क्या बैक बॉन्डिंग में एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से जब एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ेगा, फिक्स है। जब भी बैक बॉन्डिंग होगी, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो जब भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ हमेशा कम हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होगी। बॉन्ड एंगल बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन दो चीजें, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होगी। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, इसको रेजोनेंस करा दें, डीलोकलाइजेशन करा दें, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा। बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन, और जो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है उसको हमने इस तरह से दिखा दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंज हो रहे हैं। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग जो चेंजेस आएंगे, उसमें सबसे पहला चेंज कौन सा आ जाएगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछ सकता है, और तीसरा बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन में इस बार कोई चेंज आया क्या? नहीं। इसका मतलब हम बोल देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रह रहा है बेटा? सेम। बॉन्ड लेंथ, मैंने क्या बोला? जब भी बैक बॉन्ड बनेगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर बॉन्ड लेंथ एक्स्ट्रा बॉन्ड ऑर्डर की वजह से कम हो रहा है। बॉन्ड एंगल बताइए, BF3 का बॉन्ड एंगल क्या पढ़ा था अपन ने? 120। यहां भी BF3 के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अभी भी बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। तो ये कंडीशन है।
BF3 के लिए नोट करें पहले इसको, आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप के और क्वेश्चंस क्या क्या फ्रेम हो सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने पोस्ट करे थे उसमें ग्रुप पे, है ना, एस ब्लॉक के क्वेश्चन पोस्ट करे हैं, वो जेई मेंस के क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली आए, तो उनको सॉल्व कर लेना, है ना। 40-50 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 30-40 होंगे, तो सॉल्व कर लेना बेटा उनको, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, और क्योंकि आप जानते हैं कि जेई मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनका वापस से नीट में आने की पॉसिबिलिटी होती है, और वो एनटीए के ही क्वेश्चन है, तो सॉल्व जरूर कर ले बेटा उनको। सॉल्व कर लो, आंसर भेज दूंगा मैं। हाँ, आंसर पहले भेज दो, पेपर भी मैं दे आऊंगा एग्जाम में तेरे बदले। चले यहां पर ध्यान देंगे। अब अगला वाला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है उसमें हेडिंग डली हुई बेटा लुईस एसिडिक कैरेक्टर। देखिए बैक बॉन्डिंग से किन किन प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट आ सकता है, वो सारी प्रॉपर्टी है, उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उनमें से पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, लुईस एसिडिक कैरेक्टर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लुईस बेसिक कैरेक्टर। ध्यान सुनिएगा, एक बात बताओ, लुईस एसिड और लुईस बेस, इतना तो अपन जानते हैं कि लुईस एसिड वो होगा जो एक्सेप्टर होगा, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, और बेस वो होगा जो डोनर होगा। अगर कोई लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो अच्छा लुईस एसिड होगा, और अगर कोई लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो वो खराब लुईस एसिड होगा। और अगर लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा, खाली डब्बा। सुने इधर ध्यान से, अगर किसी के पास खाली डब्बा है, वेकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है, तो उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। और अगर खाली डब्बा नहीं है तो उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। एक बात सुनना, जब भी लुईस एसिड लुईस बेस की बात होती है, एक बात बताओ, लुईस एसिड लुईस बेस विद इन द मॉलिक्यूल देखा जाता है या दो मॉलिक्यूल के बीच में देखा जाता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी को लुईस एसिड की तरह काम करना है तो सामने कोई ना कोई लुईस बेस भी होना चाहिए, और आपको इन चारों में बोला है कि इनका लुईस एसिडिक कैरेक्टर चेक करिए। मतलब इसको भी लुईस एसिड की तरह काम करना है, इसको भी लुईस एसिड की तरह काम करना है, इसको और इसको भी लुईस एसिड की तरह काम करना है। तो सिर्फ लुईस एसिड से काम नहीं चलेगा, आपको ये मान के चलना है कि कोई ना कोई लुईस बेस भी है। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि एक सपोज हमने अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिया, और अमोनिया मॉलिक्यूल किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस बेस। अब ये अमोनिया आया, लोन पेयर लेके आया, इसके पास गया, बोले ले लोन पेयर ले ले। अब लेगा कब, जब डब्बा खाली होगा। इसके पास गया, बोले ले लोन पेयर ले ले। इसके पास गया, बोले ले लोन पेयर ले ले। और इसके पास गया, लोन पेयर ले ले। अबे लोन पेयर तो तब लेगा जब जगह होगी, डब्बा खाली होगा। अब उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अब आप देखो BF3 में और BI3 तक जब हम जा रहे हैं तो बेटा सबसे पहले क्या देख रहे हैं, शेल नंबर, क्योंकि बैक बॉन्डिंग कहीं ना कहीं शेल नंबर पे डिपेंडेंट होती है। इसका शेल नंबर क्या है बेटा, 22। इसका शेल नंबर क्या है बेटा, 23, 24, 25। क्या 22 और 23 में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। और 24 और 25 की जो बैक बॉन्डिंग होगी वो नेग्लिजिबल होगी, मतलब हो सकता है बन भी जाए बट बहुत वीक बनेगा, तो हम नेग्लिजिबल बैक बॉन्ड मान के चल रहे हैं। तो इधर बैक बॉन्डिंग मिलेगी, इधर बैक बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। तो आप देखिए जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ रहा है,
बैकबॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। बैकबॉन्ड क्या एक तरह का पाई बॉन्ड है। अब अगर यहां बैकबॉन्ड बन गया तो बताइए, अगर बैकबॉन्ड बन गया तो वेकेंट ऑर्बिटल जो सेंट्रल एटम के पास था वो वेकेंट रहेगा या भर चुका है? बेटा भर चुका है। तो इसके पास खाली डब्बा नहीं है, जबकि इसमें बैकबॉन्डिंग नहीं हुई। अगर बैकबॉन्डिंग नहीं हुई मतलब ये बॉन्ड नहीं बना, और ये बॉन्ड नहीं बना जब आयोडीन और बोरेन का, तो ये डब्बा क्या रहेगा? खाली। मतलब इसके पास खाली डब्बा नहीं है, उसके पास खाली डब्बा है। तो इधर से उधर जाने पर वेकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। और अब इसके पास डब्बा खाली नहीं है। अब अमोनिया आया, बोले ले ले ले, अब डब्बा ही नहीं है तो कहां से लेगा? और इसके पास गया, बोले ले ले ले, बोले ला दे दे, क्या है डब्बा खाली आराम से, है ना। तो इसका मतलब है यहां से यहां आने पर लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और इसका मतलब है लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखें। सेम कॉन्सेप्ट के साथ एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। यहां पर आप देखें, सेंट्रल एटम कौन था? बोरॉन। और बाकी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड थे। यहां पर सेंट्रल एटम सेम है, बेरिलियम। और फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है। सेम वही बात, इसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, इसमें बैक बॉन्डिंग खराब होगी। बैक बॉन्डिंग अच्छी हुई तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगा, बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा। अमोनिया आके इसको देगा, ये ले नहीं पाएगा क्योंकि डब्बा नहीं है, इसको देगा, ये ले लेगा। जो ले लेगा उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। नोट कर लें से। चलो बेटा, है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। लुईस एसिडिक कैरेक्टर के बाद हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट लुईस बेसिक कैरेक्टर। और लुईस बेसिक कैरेक्टर में दो कॉमन से एग्जांपल है जो आपको पढ़ने होते हैं। एक है ट्राई मिथाइल अमाइन और दूसरा क्या बेटा? ट्राइसिलाइल अमाइन। देखिए, ट्राई मिथाइल अमाइन का फॉर्मूला क्या बेटा? NCH3 थ्राइस। और ट्राइसिलाइल अमाइन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? NSIH3 थ्राइस। अब सुने, सबसे पहले दोनों में लुईस बेसिक कैरेक्टर चेक करना है। लुईस बेसिक कैरेक्टर या लुईस एसिडिक कैरेक्टर एक मॉलिक्यूल में चेक होगा या दो में चेक होगा बेटा? दो में। अब मान लो इन दोनों को लुईस बेस की तरह काम करना है, तो लुईस बेस तो वो होगा ना जो लोन पेयर दे सकता है। मान लो दोनों को लोन पेयर देना है, लुईस बेस की तरह काम करना है। लुईस बेस अगर ये है तो इनके सामने कोई ना कोई लुईस एसिड होना चाहिए। मान लो कि एक लुईस एसिड जैसे H+ डब्बा लेके आया और इसके पास क्या? बोले ला लोन पेयर दे दे। और इसके पास भी क्या? बोले ला लोन पेयर दे दे। लोन पेयर वो दे पाएगा जिसके पास लोन पेयर होगा। तो अब उसके बारे में देख रहे हैं कि किसके पास लोन पेयर बचेगा एंड तक या किसके पास नहीं बचेगा, चेक करिएगा। ट्राइसिलाइल अमाइन की अगर हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर आपके सामने है। ट्राई मिथाइल अमाइन और सिलाइल अमाइन दोनों का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे बेटा? 3। लोन पेयर 1 है। 3+1 कितना हो गया? 4। 4 मतलब sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है sp3। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। कब आ रहा है? बिफोर बैक बॉन्डिंग। अब देखिए,
बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। क्या यहां पर इस स्ट्रक्चर को देखिए जरा ध्यान से, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बेटा दिख रहा है। और ऑक्टेट पूरा होने के साथ साथ क्या पड़ा उसके पास? लोन पेयर। यहां पर भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर। अगर किसी का ऑक्टेट पूरा लोन पेयर है तो क्या वो डोनर की तरह काम कर सकता है? यस। अब नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करना चाहता है। इधर देखें, जरूरी नहीं कि सेंट्रल एटम ही डोनर हो, सेंट्रल एटम एक्सेप्टर भी तो हो सकता है। तो चेक करना, सबको चेक करना है वन बाय वन। क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा है या नहीं है? पर लोन पेयर नहीं है। सिलिकॉन का ऑक्टेट पूरा है लेकिन लोन पेयर नहीं है, तो ये डोनर नहीं हो सकते। इस केस में डोनर केवल कौन होगा? नाइट्रोजन। अब सेंट्रल एटम नाइट्रोजन देने के लिए तैयार बैठा है, क्या कार्बन ले पाएगा? क्या नहीं, डब्बा खाली नहीं है। सिलिकॉन ले लेगा, डब्बा खाली है। इसका मतलब यहां पर जब लेन देन नहीं हुआ तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, जबकि यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो ये लोन पेयर अभी भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन यहां बैक बॉन्डिंग हुई तो ये लोन पेयर रहेगा या पाई बॉन्ड बन जाएगा? पाई बॉन्ड। तो अब आगे जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले केस को अगर मैं यहां पर बना दूं तो ये जो लोन पेयर था इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने किस में बेटा? पाई बॉन्ड में। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो लोन पेयर था वो कन्वर्ट हो चुका है बेटा पाई बॉन्ड में। ये स्ट्रक्चर आ गया। अब आप देखो, अगर H प्लस इसके पास आया और बोल रहा है कि ला लोन पेयर दे दे, ये दे देगा। और इसके पास आया बोले ला लोन पेयर दे दे, अब लोन पेयर है ही नहीं तो कहां से देगा? तो इसका मतलब है दोनों में से लुईस बेसिक कैरेक्टर ज्यादा किसका हो जाएगा? ट्राई मिथाइल एमाइन का। लेकिन अब इसके बारे में कुछ और बातें करनी हमें, वो समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, क्या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर केवल इसी सिलिकॉन को दे सकता था? क्या नहीं, इसको भी दे सकता था, इसको भी दे सकता था। दोनों तीनों में क्या होगा बेटा? रेजोनेंस होगा। लेकिन अभी बैक बॉन्डिंग के बाद की कहानी देख लेते हैं। आफ्टर बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना होता है। तो अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 3। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितना है बेटा? 0। तो H का वैल्यू आ गया 3, और 3 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। आप देखिए बिफोर बैक बॉन्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3, और आफ्टर बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। बताइए हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और मैंने आपको कल भी बोला था, जब सेंट्रल एटम लेगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर सेंट्रल एटम देगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। और चेंज में भी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पहले आपने लोन पेयर काउंट किया होगा और उसने वो लोन पेयर पाई बॉन्ड में दे दिया, तो वो लोन पेयर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। लोन पेयर कम होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? डिक्रीज होने वाला है। आगे सुनिए, यहां पर इसमें हम लोग अगर कॉन्जुगेशन करा दें, रेजोनेंस करा दें, तो बेटा मैंने आपको बोला था जब भी बैक बॉन्ड बनेगा बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बढ़ गया, और वो एक्स्ट्रा बॉन्ड हमेशा डिलोकलाइज होगा। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब यहां पर स्ट्रक्चर देखिएगा जरा, स्ट्रक्चर चेंज किया मैंने। ऊपर पिरामिडल स्ट्रक्चर था, यहां पर मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो ट्राइगोनल प्लेनर है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है बेटा? sp2। और sp2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और एक्चुअल में ट्राइसिलाइल अमाइन ऐसे ही मिलता है, वो सब तो थ्योरी है, ऐसे ही मिलता है। इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, और 120 डिग्री होने का मतलब है sp2। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और सुने, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या क्या पैरामीटर्स पढ़ने होते हैं, या क्या क्या कहां कहां पर चेंज आ रहा है? सबसे पहला पैरामीटर जो आपको देखना है वो क्या बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो इस बार हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। दूसरी बात बॉन्ड लेंथ। तो मैंने बोला अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड लेंथ हमेशा डिक्रीज ही होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। अगर बिफोर बैक बॉन्डिंग आप देखें तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होना चाहिए था, और आफ्टर बैक बॉन्डिंग आप देख रहे हो तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और तीसरी बात पूछेगा बॉन्ड एंगल। पिछले वाले केस में BF3 वाले केस में बॉन्ड एंगल सेम था। यहां पर आप देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन बिफोर बैक बॉन्डिंग क्या था? sp3। इसका बॉन्ड एंगल किस रेंज में होना था? 109। और यहां पर हो गया sp2 मतलब 120। तो 109 से 120 की तरफ जा रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। नोट करें इसे। फिर इसके प्लेनर नॉन प्लेनर को लेकर एक क्वेश्चन बनता है, वो भी देखते हैं।
चले इधर ध्यान दें, ये जो ट्राइसिलाइल अमाइन वाला केस था, इसमें नोट में एक पॉइंट हमें डिस्कस करना था, उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपको बोला कि बेटा ट्राइसिलाइल अमाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है आफ्टर बैक बॉन्डिंग sp2। अब एक क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है, वो क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान सुनना, कि आपसे अगर पूछा कि ट्राइसिलाइल अमाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपको दिख रहा है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक सवाल मन में आता है कि सर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, बिफोर बैक बॉन्डिंग वाला या आफ्टर बैक बॉन्डिंग वाला। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन में लिख के दे दिया उसने, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्राइसिलाइल अमाइन बिफोर बैक बॉन्डिंग या आफ्टर बैक बॉन्डिंग, तब तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में ही आ गया। लेकिन अगर कुछ भी ना लिख के दे तो आप हमेशा आफ्टर बैक बॉन्डिंग वाला केस लिखोगे। कौन सा लिखोगे बेटा, आफ्टर बैक बॉन्डिंग, क्योंकि मैंने आपको बोला भी कि नेचर में ये मिलता ही कैसा है, ऐसा ही मिलता है, और ऐसा ही मिलता है मतलब sp2 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। और सुने, अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, और ट्राइगोनल प्लेनर तो आपसे पूछेगा मॉलिक्यूल प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। लिखिए, नोट करिए, NSiH3 thrice molecule is non-planar. NSiH3 thrice molecule is non-planar. NSiH3 thrice molecule is non-planar due to sp3 hybrid silicon. Due to sp3 hybrid silicon. Due to sp3 hybrid silicon. देखिए, अभी हम लोग बात करें यहां पर, तो क्या पॉइंट बताया गया, ध्यान सुनना। पहली बात, अगर आपसे ये स्ट्रक्चर देखिए जरा ध्यान से, इस स्ट्रक्चर में अगर आपसे क्वेश्चन में लिख के दे कि ट्राइसिलाइल अमाइन इज प्लेनर या नॉन प्लेनर विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, तो बेटा अगर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कौन जुड़ा है। क्या नाइट्रोजन से डायरेक्टली सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन जुड़ा है? यस। हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? सिलिकॉन से। तो अगर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछे तो ये प्लेनर है। क्या है? प्लेनर, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है। लेकिन जो सिलिकॉन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और अगर ये sp3 है तो sp3 डायग्राम जो होता है वो प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर होता है? नॉन प्लेनर। तो अगर पूरा मॉलिक्यूल देखा जाए तो पूरा मॉलिक्यूल में ये वाला पार्ट तो प्लेनर है लेकिन ये वाला पार्ट नॉन प्लेनर, तो पूरा मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? नॉन प्लेनर बनेगा। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, मैं बता देता हूं 3D में। नाइट्रोजन है, ये प्लेन है आपका। नाइट्रोजन से एक सिलिकॉन सामने ट्राइंगल बनाएंगे, एक सिलिकॉन इधर और एक सिलिकॉन इधर, ये 3 सिलिकॉन जुड़े। लेकिन अब जो सिलिकॉन जुड़ा है उससे 3 हाइड्रोजन और जुड़े, और जो 3 हाइड्रोजन है उनमें से ये देखो, नाइट्रोजन से जुड़ा सिलिकॉन, और सिलिकॉन से वी शेप में एक हाइड्रोजन जुड़ा इसी प्लेन पर। वी शेप में एक हाइड्रोजन जुड़ा इसी प्लेन पर, और जो 2 बचे हुए हाइड्रोजन है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ऐसे ही नाइट्रोजन से एक सिलिकॉन सामने इसी प्लेन पर, उस सिलिकॉन से 3 हाइड्रोजन है, 3 में से एक हाइड्रोजन वी शेप इसी प्लेन पर, और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। नाइट्रोजन से एक सिलिकॉन और एक हाइड्रोजन इसी प्लेन पर, और एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। और अब आपसे पूछे कि इस मॉलिक्यूल में मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन 7, बता दिया स्ट्रक्चर, आ जाए ठीक है, पोहो देखो नहीं तो ठीक है। 7 कैसे होगा? नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन जो वी शेप में जुड़े, तो ये 7 एटम किस पे आएंगे बेटा? प्लेन पर आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले केस की तरफ मूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि चेक वेदर बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट और एब्सेंट। तो आपके सामने 2-2 पेयर बने हुए और इनमें से आपको देखना है कि कहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही होगी और कहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी। चेक करिएगा। सबसे पहले आपके सामने लिखा बेटा OF2, और एक क्या लिखा बेटा? OC दिया, OCH3 ट्वाइस और OSiH3 ट्वाइस। स्ट्रक्चर सबका देख लो ध्यान से, क्या सबका सब में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3 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 है या नहीं बेटा? है। 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। और सुने, क्या हर जगह ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा और साथ ही साथ लोन पेयर लेके बैठा हुआ है बेटा? यस। मतलब चारों जगह ऑक्सीजन डोनर की तरह काम कर सकता है। अब और भी चेक करिए, क्या यहां पर फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा और लोन पेयर होगा या नहीं होगा? होगा। और क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा और लोन पेयर होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहाँ ये भी डोनर हो सकता है, ये भी डोनर हो सकता है, ये भी डोनर हो सकता है, ये भी डोनर हो सकता है। यहां पर ये डोनर तो है लेकिन कार्बन डोनर नहीं हो सकता, सिलिकॉन डोनर नहीं हो सकता। तो इसमें तो हमें पता है कि अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो यही डोनर है, लेकिन उसमें कोई भी डोनर हो सकता है, कोई भी डोनर हो सकता है। तो चेक करना पड़ेगा कंडीशन। देखिए, मान लेते हैं फ्लोरीन डोनर की तरह काम करना चाह रहा है,
तो अगर फ्लोरीन देगा तो क्या ऑक्सीजन ले पाएगा? नहीं, डब्बा खाली नहीं है। और अब उल्टा देखो, क्या ऑक्सीजन देना चाहे तो फ्लोरीन ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, डब्बा खाली नहीं है। इसका मतलब है या देने के लिए तो दोनों तैयार है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं। इसका मतलब है बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इस वाले मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल नहीं है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। आगे बढ़ जाइए। यहां पर देखिए, बाई चांस इन दोनों में ऑक्सीजन भी डोनर हो सकता है, क्लोरीन भी डोनर हो सकता है। बाई चांस क्लोरीन देना चाहता है, ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा, डब्बा खाली नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन देना चाहे तो क्लोरीन ले सकता है। मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। और बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। आगे सुनिएगा, बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन पूछी जाए बाई चांस आपसे कि डायरेक्शन क्लोरीन टू ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन टू क्लोरीन है? ऑक्सीजन टू क्लोरीन है, ये अभी हमने डिस्कस भी किया। आगे देखें, यहां पर OCH3 CH3 में बात करें, डाइमिथाइल ईथर की बात करें। अब देखिए, ऑक्सीजन देना चाहता है, कार्बन ले नहीं सकता, डब्बा खाली नहीं है। इसका मतलब है यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। रीजन वही है ऊपर वाला, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। और यहां ऑक्सीजन देना चाहेगा, सिलिकॉन आसानी से ले लेगा, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो आपसे अगर पूछा जाए कहां बैक बॉन्डिंग है, कहां बैक बॉन्डिंग नहीं, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और सुनिए, अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि कहां क्या है क्या नहीं। अब इससे और दो चीजें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात मैंने बोली डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्ड। तो आप देखें, ऊपर वाले में डायरेक्शन क्या है? सेंट्रल एटम टू साइड एटम। और नीचे वाले में भी डायरेक्शन क्या है? सेंट्रल एटम टू साइड एटम। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, इसमें देखो ये वाला केस जहां जहां बैक बॉन्डिंग है दोनों में, इन दोनों में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग है और कहां पर बैक बॉन्डिंग वीक है। चेक कर लो आराम से, इत्मीनान से सोच लो, जो भी दिमाग में आता है इमेजिन कर लीजिए। दोनों में से कहां पर बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग है, कहां पर बैक बॉन्डिंग वीक है? क्या बैक बॉन्डिंग में सबसे पहले शेल नंबर देखोगे या नहीं देखोगे? बेटा देखोगे, शेल नंबर 2 3, शेल नंबर 2 3, शेल नंबर सेम हो गया। पर शेल सेम होने का मतलब क्या साइज सेम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बताइए, क्लोरीन और सिलिकॉन में से किसका साइज बड़ा, किसका साइज छोटा? सिलिकॉन बड़ा है, क्लोरीन छोटा है। मतलब यहां बॉन्ड लेंथ बड़ी है, वहां बॉन्ड लेंथ छोटी है। और जहां बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर से गलत कर दिया तुमने। बहुत बार बोल चुका हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है। और यहां पर भी अगर तुम ये लगाओगे तो गलत करके आओगे। ये समझ में आ जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा है, ठीक है? अब इससे ज्यादा बार बार नहीं बताया जा सकता। अब सुने, इन दोनों में से ये वाला बैक बॉन्ड वीक है और ये वाला बैक बॉन्ड स्ट्रांग है। इसके लिए आपको जो रीजन दिया जाता है वो बता दूं पहले, फिर हकीकत क्या है वो बाद में बताएंगे, है ना? हाँ, तो अब इसमें रीजन क्या होता है देखें। ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, क्या क्लोरीन के खुद के पास लोन पेयर है? तो जब ये लोन पेयर देगा तो इसके पास तो खुद ही डेंसिटी भरी हुई, तो वो लोन पेयर लेना ही नहीं चाहेगा। और ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, यहाँ की जो बैक बॉन्डिंग है उसको क्या माना जाता है? नेग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग। क्या माना जाता है? नेग्लिजिबल। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 4 मॉलिक्यूल देते और बोले कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बैक बॉन्ड इज नेग्लिजिबल या बैक बॉन्ड इज वेरी वीक, तो आपको क्या देखना है? जहां डोनर और एक्सेप्टर दोनों पे लोन पेयर होते हैं, ऐसे वाले केसेस में बैक बॉन्ड क्या बनता है बेटा? वीक बनता है या फिर नेग्लिजिबल बनता है। यहां पर देखिए, सिलिकॉन पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसीलिए जब ऑक्सीजन देगा ये खुशी खुशी लोन पेयर ले लेगा, और इसीलिए ये बैक बॉन्ड क्या बनेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। और ये बैक बॉन्ड क्या बनेगा? वीक। एरो करके लिख लेना, OCl2 का बैक बॉन्ड इज वीक ऑब्लिक नेग्लिजिबल ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। चलिए बेटा, है ना? अगला जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो नेक्स्ट केस क्या है बेटा? एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर ध्यान सुनेगा। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बैक बॉन्डिंग पे, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। अभी हम लोगों ने आज का लेक्चर जब स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले BF3 पढ़ा, उसके बाद हमने BF3 BCl3 BBr3 BI3 में क्या लिखा था? लुईस एसिडिक कैरेक्टर। और यहां हमने क्या पढ़ा बेटा? लुईस बेसिक कैरेक्टर।
यहां पर मैंने क्या लिखा, लुईस एसिडिक कैरेक्टर लिखा या एसिडिक कैरेक्टर लिखा, एसिडिक। दोनों में डिफरेंस है। लुईस एसिडिक कैरेक्टर, ब्रॉन्स्टेड एसिडिक कैरेक्टर, आर्हीनियस एसिडिक कैरेक्टर, तीनों अलग अलग बातें होती हैं, क्योंकि आप जानते हो एसिड बेस की तीन अलग अलग थ्योरीज होती हैं। जब हम लुईस की बात कर रहे हैं मतलब हम लोन पेयर की मदद से बात कर रहे हैं कि लोन पेयर लेना देना उसको देख रहे हैं। अगर आप ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की बात करें तो H प्लस लेना देना, और जब एसिडिक लिखा है तो आप आर्हीनियस एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। और बेटा एसिडिक कैरेक्टर मतलब आर्हीनियस एसिड, और आर्हीनियस एसिड कौन होता है, जो H प्लस दे सकता है। तो अब आप देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म फ्लोरोफॉर्म, ऑर्गेनिक में भी काम में आता है, ठीक है, जेई मेंस में आया था क्वेश्चन। CHF3 और CHCl3 ये क्या है बेटा, फ्लोरोफॉर्म, और ये क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में आपसे पूछता है एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है। बेटा आपको एसिडिक कैरेक्टर पूछा मतलब आर्हीनियस एसिड देखना है। अब आप बताओ CHF3 को अगर एसिडिक कैरेक्टर दिखाना, आर्हीनियस एसिडिक कैरेक्टर दिखाना है, तो इसको क्या लूज करना पड़ेगा, H प्लस। जब ये H प्लस लूज करेगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, CF3 माइनस। और CHCl3 जब H प्लस लूज करेगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा बेटा, CCl3 माइनस। अब सुनिए, आप यहां पर एक बात समझे कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे या स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें एक फैक्टर आता है बैक बॉन्डिंग का। कौन सा फैक्टर आता है, बैक बॉन्डिंग। जिस कॉन्जुगेट बेस में बैक बॉन्डिंग हो जाती है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, और जहां बैक बॉन्डिंग नहीं होती है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है। तो आप देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर से समझा देता हूं आपको क्या बात निकल के आ रही है। CHF3 ये स्ट्रक्चर है, और CHCl3 को अगर हम बना दे तो ये स्ट्रक्चर है बेटा CHCl3 का। अब सुनिए, CHF3 ये रहा, CHCl3 ये रहा। जब ये यहां से यहां गया तो इसने क्या लूज कर दिया बेटा, H प्लस। अब अगर H प्लस लूज किया तो एक बात समझिएगा, H तो चला गया लेकिन इलेक्ट्रॉन लेके गया या दे के गया, दे के गया, वो तो बिना इलेक्ट्रॉन के गया। तो इसका मतलब है H का इलेक्ट्रॉन यही है, और कार्बन का भी जो इलेक्ट्रॉन था इस बॉन्ड का वो यही है। इसका मतलब क्या, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर टाइप दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। तो ये कार्बन के पास क्या आ गया, लोन पेयर। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, CF3 माइनस का। यहां से भी इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, H तो चला गया बिना इलेक्ट्रॉन लिए, तो कार्बन के पास क्या आ गया बेटा, लोन पेयर आ गया, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप खुद देखिए बैक बॉन्डिंग के एस्पेक्ट में, क्या यहां पर शेल नंबर 22 और यहां पर शेल नंबर 23 है या नहीं है बेटा, है। मतलब दोनों बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात ये आ रही है क्या कार्बन का ऑक्टेट दोनों जगह पूरा है या नहीं है बेटा, है। और कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर। अगर किसी का ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर लेके बैठा है, तो क्या वो डोनर हो सकता है, यस। अब देखो क्या फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा है, यस। क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा है, यस। और उसके पास भी क्या होता है बेटा, लोन पेयर, मतलब ये भी डोनर है। तो सेंट्रल और साइड दोनों डोनर, सेंट्रल और साइड दोनों डोनर। अगर दोनों डोनर है तो अब आपको चेक करना पड़ेगा, देने के लिए तो दोनों तैयार है, बात ये कि लेगा कौन, उसको देखते हैं। मान लो फ्लोरीन देना चाहे, कार्बन ले नहीं सकता, डब्बा खाली नहीं है। और कार्बन देना चाहे तो फ्लोरीन ले नहीं सकता क्योंकि डब्बा खाली नहीं है। मतलब इस वाले कॉन्जुगेट बेस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और इस वाले केस को देखो तो यहां जब क्लोरीन देना चाहेगा कार्बन नहीं ले पाएगा, लेकिन कार्बन देना चाहेगा तो क्लोरीन ले लेगा। डायरेक्शन ऐसी आएगी बैक बॉन्डिंग की, और इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो एक जगह बैक बॉन्डिंग एब्सेंट, एक जगह बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट। बेटा जहां पर बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है वो कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होगा, और जहां पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा। ये मोर स्टेबल है बेटे, और ये लेस स्टेबल है बेटे। अब आप खुद बताइए, इतना आप लोग जानते हैं रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल होता है। तो अब आप देखो यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी कुछ नहीं हो रहा है ना, आपस में कंपेयर करें तो इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहां से यहां जाने पर क्या स्टेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल है। मतलब ये वाली रिएक्शन पहले फॉरवर्ड जाना चाहेगी, और जब ये पहले फॉरवर्ड जाएगी तो इसको ये बनने के लिए क्या पहले H प्लस लूज करना पड़ेगा बेटा, यस। और जो पहले H प्लस लूज करेगा उसका एसिडिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब Ka1 के कंपैरिजन में Ka2 क्या मिलेगा आपको, ज्यादा। और सुने, अभी हमने ये Ka1 Ka2 लिखा, फिर इक्विलिब्रियम वगैरह में आप जानते हैं इसको pKa और pKa1 और pKa2 दे देगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा। तो वो सब कलाकारी की जा सकती है इस क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि pKa दिया तो फिर ऑर्डर उल्टा हो जाएगा।
चलिए बेटा ना, नेक्स्ट केस यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर बात करें बेटा R3COH और R3SiOH। ठीक जैसा हमने ये एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा क्लोरोफॉर्म फ्लोरोफॉर्म का, सेम वही क्वेश्चन है। एसिडिक नेचर पूछा है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। ठीक है, आपको यहाँ पर भी एसिडिक कैरेक्टर देखना है, और एसिडिक कैरेक्टर देखना है मतलब कौन सा एसिडिक कैरेक्टर देखना है बेटा? आर्हीनियस एसिडिक कैरेक्टर देखना है। अब R3COH और R3SiOH कंडीशन हुई है, जहां पर जो कॉन्जुगेट बेस होगा अगर वहां बैक बॉन्डिंग हो रही है तो बैक बॉन्डिंग वाला क्या होगा बेटा? मोर स्टेबल। और जहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही वो क्या होगा बेटा? लेस स्टेबल। जहां बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर है, पर दे नहीं सकता क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड यहाँ और 1 बॉन्ड यहाँ बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये सिलिकॉन को देगा, और सिलिकॉन को देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? बैक बॉन्ड बन जाएगा, और बैक बॉन्डिंग हुई है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है। रिएक्शन हमेशा मोर स्टेबल की तरफ पहले जाना चाहेगी, तो ये रिएक्शन पहले होगी, और ये रिएक्शन पहले होगी तो ये जल्दी H+ लूज करेगा, और जो जितनी जल्दी H+ लूज करेगा उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा, और जो जितनी बाद में H+ लूज करेगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कंपेयर हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। दो एग्जांपल आपको दिए हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट और सिलाइल आइसोसाइनेट, और बोला किसके रिस्पेक्ट में? नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। देखिएगा स्ट्रक्चर ओपन करते हैं बेटा सबसे पहले, तो CH3NCS का स्ट्रक्चर इस तरह से ओपन हो जाएगा, और SiH3NCS का स्ट्रक्चर इस तरह से ओपन हो जाएगा। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखिएगा, नाइट्रोजन के आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? 2, और एक लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। यहां भी नाइट्रोजन के आसपास 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। 2+1 3 sp2, 2+1 3 sp2। ये कब की कहानी? बिफोर बैक बॉन्डिंग। अब चेक करते हैं कहां पर बैक बॉन्डिंग हो सकती है, कहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। क्या इन दोनों मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है या नहीं बेटा? है। और साथ ही साथ क्या लेके बैठा है? लोन पेयर। अगर किसी का ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर है, तो डोनर हो सकता है। अब नाइट्रोजन डोनेट किस किस को कर सकता है? कोई भी एटम डोनेट उसी को करेगा जो उससे जुड़े हुए हैं। अब आप देखो, इस नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन जुड़ा है और इधर भी कार्बन जुड़ा है, और दोनों का 4-4 बॉन्ड बना हुआ है इस तरह से, मतलब उनके पास खाली डब्बा नहीं है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। यहाँ ये नाइट्रोजन इस कार्बन को दे नहीं पाएगा क्योंकि डब्बा नहीं है, लेकिन क्या ये नाइट्रोजन इस सिलिकॉन को दे देगा? यस, मतलब यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पर देखिए बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो इसका हाइब्रिडेशन तो क्या रहेगा बेटा? sp2 ही रहेगा। और दूसरी बात, जब आप हाइब्रिडाइजेशन यही है तो बताइए, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन एक लोन पेयर है, और एक लोन पेयर की वजह से शेप क्या बनेगा बेटा? बैंड शेप बन जाएगा। तो ये बैंड शेप हमने कैसे दिखाया उसको समझना थोड़ा सा। नाइट्रोजन जो है उसने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। एक इधर, एक इधर, एक इधर, ट्राइंगल के फॉर्म में। उस ट्राइंगल में से एक जगह तो कौन आ गया बेटा? ये CS आ गया। एक तरफ कौन आ गया? लोन पेयर। एक तरफ ये, तो ये वी शेप बन रहा है आपका, ये वी शेप या बैंड शेप इसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पर यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो ये नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर था ये सिलिकॉन की तरफ चला जाएगा। सिलिकॉन की तरफ चला जाएगा तो अब ये सेंट्रल एटम ने बैक बॉन्डिंग में डोनर की तरह काम कर दिया, और जब सेंट्रल एटम देगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा चेंज होगा, और हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। हाइब्रिडाइजेशन कम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कम हो गया तो पहले इसका, इसके हिसाब से तो ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो जाएगा बेटा? लीनियर। तो ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा।
चलिए अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बेटा बैक बॉन्डिंग के अंदर, वो है कंपेयर बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ। देखें ध्यान से, बोरॉन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है और दो मॉलिक्यूल आपको जो दिए हैं वो कौन कौन से बेटा, एक तो BF3 दिया और एक BF4-1 दिया। सुनना मेरे बात ध्यान से, बॉन्ड लेंथ में 3 फैक्टर्स आपको बताए गए थे। पहला फैक्टर था शेल नंबर। तो अब आप देखो, क्या बोरॉन फ्लोरीन का शेल नंबर जो यहां होगा वही बोरॉन फ्लोरीन का शेल नंबर यहां होगा या नहीं होगा? होगा। शेल नंबर सेम है। शेल नंबर के बाद दूसरा फैक्टर बोला था बॉन्ड ऑर्डर, और ये क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से सॉल्व होगा। शेल नंबर आपने चेक कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर पे चलते हैं। पहली बात BF3 देखते ही बैक बॉन्डिंग याद आ जानी चाहिए, क्योंकि बैक बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो कौन है बेटा? BF3। आप बताइए, आज ही हमने डिस्कस भी किया, BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है या नहीं होती है? बेटा होती है। और अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब जब बैक बॉन्डिंग होगा हमेशा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और बॉन्ड ऑर्डर इसका होना चाहिए था 1, हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड। आप तो बस इतना मान लें कि बढ़ गया। अब यहां देखिए, क्या BF4- में भी फ्लोरीन के पास ऑक्टेट पूरा और लोन पेयर है या नहीं है? बेटा है, ये दे सकता है। लेकिन अब बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp3 हो चुका है, तो बोरॉन के पास डब्बा खाली नहीं है, ये ले नहीं पाएगा, इसलिए यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो बोरॉन फ्लोरीन का कैसा बॉन्ड होगा बेटा? सिंगल। अब शेल नंबर सेम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर पे आइए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा बॉन्ड लेंथ के लिए। चले, तो ये ओवरऑल डिस्कशन जो बैक बॉन्डिंग पे करना था वो हम लोगों ने देख लिया। इनमें से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। पहला तो जो BF3 BCl3 BBr3 BI3 का ल्यूइस एसिडिक कैरेक्टर वाला क्वेश्चन था, और दूसरा वो जो क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म था। ये दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो कौन सा टॉपिक है बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट पे किस किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं पहले वो समझ लीजिएगा। पहली बात, इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन दिखाएगा? पी ब्लॉक के एलिमेंट। इसका डिस्कशन या इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने तब पढ़ा था जब हमने ल्यूइस एसिड है ना, मतलब ल्यूइस ऑक्टेट थ्योरी में स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और स्यूडो इनर्ट गैस +2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करी थी। तब भी बोला था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में वो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है आपको। दूसरी बात, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 क्या दिखाएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि ये वही ग्रुप है जहां पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता था। पी ब्लॉक में यही वो हिस्सा था जहां कॉन्ट्रैक्शन लगता था। दूसरी बात, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन ऊपर वाले मेंबर में लगता था या हैवी मेंबर में लगता था? हैवी मेंबर। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, रेडॉक्स आपने पढ़ लिया है, तो रेडॉक्स में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कि ग्रुप 13 का ग्रुप स्टेट क्या होगा? +3, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5। तो जो नीचे वाला मेंबर है वो ग्रुप स्टेट से 2 यूनिट कम स्टेट दिखाना प्रेफर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अभी उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पहले मैं पॉइंट्स बोल दे रहा हूं आपको, पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट में, द रिलक्टेंस ऑफ the reluctance of outermost s electrons to participate in bond formation is known as inert pair effect. ठीक है। रिलक्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट s इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है, आप ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लीजिए NH2NP1 लिखा, NH2NP2 लिखा और NH2NP3 लिखा। ये सब पी ब्लॉक के ग्रुप 13, 14 और 15 की कॉन्फ़िगरेशन है। अब ध्यान सुनिएगा, ये सब अगर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इन पे स्टेट कितना आएगा? +3। ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो स्टेट कितना आएगा? +4। और ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो स्टेट क्या आएगा? +5। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम यहां पर बोलेंगे हॉस। हॉस मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलेंगे बेटा? हाईएस्ट। यही होती है इनकी हाईएस्ट स्टेट। अब सुने, जो नीचे वाला मेंबर है
उसमें लगा कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां जो न्यूक्लियस है, हैवी मेंबर की बात कर रहा हूं, यहां जो न्यूक्लियस है, क्या उसका अट्रैक्शन इनके ऊपर बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। ये शेल दूर होना था और उसने खींच के पास बुला लिया, तभी तो साइज डिक्रीज हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जब उसने इनको खींच लिया तो न्यूक्लियस का इनके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। अब इनके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, पर इनमें भी अगर मैं कंपेयर करूं तो बताइए एस और पी में से न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन होगा? एस। तो इसीलिए इसका अट्रैक्शन थोड़ा और ज्यादा है एज कंपेयर टू एनपी। तो होता क्या है कि जो हैवी मेंबर है वो वैसे तो तीनों को लूज करके +3 पे जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्ट हो गया तो इनको निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी। ऐसा नहीं कि लूज नहीं हो सकता, लूज हो सकता है, लेकिन आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और उतनी एनर्जी बहुत आसानी से नहीं मिल पाती। और इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि ये जो हैवी मेंबर होते हैं उसमें ये S2 के जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज नहीं होते। लूज नहीं होते तो इसको ऐसा बोलते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते तो कैटायन कैसा बनता बेटा? Tl, थैलियम है +3, और अगर ये लूज नहीं हुआ तो कैटायन कैसा बना? Tl+1। तो आप देखो अगर ये लूज होता तो ये वाला कैटायन जाके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता, और अगर लूज नहीं हुआ तो ये वाला कैटायन जाके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता। और इसी को यहां लिखाया गया है, रिलक्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ये लूज होने से मना कर देते हैं, और इसीलिए ये कैटायन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और कैटायन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और आप देखो ये जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉम्बिनेशन, इसको पेयर बोला जाता है या नहीं बोला जाता? बेटा बोला जाता है। और साथ में ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट। तो इसीलिए ये जो NS2 का जो पेयर है इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इनर्ट पेयर। और इसकी वजह से आने वाले इफेक्ट को क्या बोला जा रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और वो इफेक्ट क्या आता है कि जो हैवी मेंबर है वो अपनी ग्रुप स्टेट नहीं दिखाता, उससे 2 यूनिट कम वाली स्टेट दिखाना प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि यही लूज होगा तो ये आएगा, यही लूज होगा तो ये आएगा, और यही लूज होगा तो ये स्टेट आएगा, और इसीलिए 2 यूनिट कम दिखाता है। और ये जो 2 यूनिट कम वाली स्टेट है इसको हम लोग बोलेंगे लॉस। क्या बोलेंगे? लॉस। लॉस का मतलब है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान सुनना फिर से, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर, लोएस्ट में बोला है, लोअर। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि रेंज आपको पता होती है। ग्रुप 15 का जो लोएस्ट स्टेट होता है वो तो -3 होता है, तो लोएस्ट पे नहीं गए अपन, कहां पर गए? लोअर पे गए, है ना? ये ध्यान रखिएगा। चलिए अभी आगे बात करते हैं। अभी स्टेटमेंट लिखवा रहा था, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखेगा। दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन हेवियर मेंबर्स। This effect is observed in heavier members of group 13, 14 and 15 of P block. This effect is observed in heavier members of group 13, 14 and 15 of P block. Heavier members of group 13, 14, 15 of P block. अगला पॉइंट लिखें, due to this effect, due to this effect, the heavier members, due to this effect, the heavier member exhibits an oxidation state, exhibits an oxidation state which is 2 unit less, which is 2 unit less than group oxidation state. Exhibits an oxidation state which is 2 unit less than group oxidation state. 2 unit less than group oxidation state. और अगला पॉइंट लिखें, this effect is caused due to lanthanoid contraction. 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 अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि बेटा इस ग्रुप में अभी आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ऊपर वाले जो मेंबर्स हैं वो क्या दिखाएंगे बेटा? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा।
लेकिन नीचे वाले में लगेगा इनर्ट पर इफेक्ट हेवियर मेंबर में, और हेवियर मेंबर ग्रुप स्टेट दिखाएगा या उससे कम वाली स्टेट दिखाएगा, कम। तो नीचे वाला क्या प्रेफर करेगा, लोअर स्टेट या हायर स्टेट, लोअर, और ऊपर वाले क्या प्रेफर करेंगे, हायर। तो इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं सीधा सा एक लाइन में, जो इसके लिए तरीका है, ऊपर जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। किसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हॉस, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, और नीचे आने पर लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लाइन लिख लेना, ऊपर जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और नीचे आने पर लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऊपर जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और नीचे आने पर लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऊपर जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और नीचे आने पर लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चलिए, अब ये जो हमने डिस्कशन देखा कि कौन क्या स्टेबल होगा, कौन क्या स्टेबल नहीं होगा, वो तो आपको बताया। अब इसका ऑर्डर वगैरह हम लोग बनाएंगे। अब सुनिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बेटा एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर को लेकर कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन +3 में ज्यादा स्टेबल है, कौन +1 में ज्यादा स्टेबल है, इस तरह का। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का। किसका क्वेश्चन बनेगा, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस। अब जब एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे क्या अप्रोच करना है वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं। पहले हम लोग ऑर्डर बना लेते हैं स्टेबिलिटी का। लिखते जा रहा हूं, पॉइंट ध्यान से सुनते जाना। ग्रुप 13 है बेटा, ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP1। एक बार बता दे रहा हूं, डिटेल में ध्यान सुन लेना, 14 15 लगातार लिख दूंगा, तरीका यही रहेगा। NS2 NP1, अगर इस ग्रुप का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो कितना आएगा बेटा, +3। 13 है तो 3, और इसी गॉस को हम लोग हॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉस, मतलब +3 विल बी हॉस। इसका लॉस कितना होगा, +1। 2 यूनिट कम वाला क्या कहलाएगा, लॉस। अब आप एलिमेंट देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें हॉस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हॉस कितना होगा बेटा, +3। और लॉस की बात करूं तो लोअर स्टेट कौन सा मानेंगे बेटा, 2 यूनिट कम वाला क्या होगा, लॉस। अब आपसे पूछा गया कि इनमें हॉस की स्टेबिलिटी और लॉस की स्टेबिलिटी की बात करें। अभी मैंने आपको बोला था नीचे आने पर कौन सी स्टेबिलिटी बढ़ेगी बेटा, लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो नीचे आने पर लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और नीचे ऊपर जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन आप तो नीचे आने की बात कर रहे हो, तो नीचे आओगे तो हॉस की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर हॉस की स्टेबिलिटी नीचे आने पर कम और लॉस की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आप देखिए इसी का ऑर्डर बना देते हैं। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जो कि इसका क्या है बेटा, हॉस है, तो हॉस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बन रहा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये हॉस है बेटा यहाँ। और ऐसे ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये इसके लिए क्या है बेटा, लॉस है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखिए ध्यान से, ऊपर जाने पर, ग्रुप में ऊपर जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो मतलब ये इधर जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और +1 लॉस है, तो नीचे जाने पर लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये स्टेबल आ गया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनेगा ध्यान से। बोरॉन +3 और थैलियम +3 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बोरॉन +3। बोरॉन +1 और थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल कौन है, थैलियम +1। बोरॉन +3 और बोरॉन +1 में ज्यादा स्टेबल कौन है, बोरॉन +3। ऊपर वाला हॉस दिखाना पसंद करेगा। और थैलियम +3 और थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल कौन है, थैलियम +1। क्या ये बात समझ में आ रही है, ऑर्डर किस बात को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एक और बात सुनिएगा, थैलियम, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, थैलियम +3 और +1 दोनों दिखा सकता है। ऐसा नहीं कि +3 नहीं दिखा सकता, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेकिन दिखा सकता है। तो थैलियम +3 भी दिखा सकता है, +1 भी दिखा सकता है। तो दिखाने की बात अलग है, लेकिन क्या दिखाना चाहता है उसकी बात अलग है। तो थैलियम +3 +1 दोनों दिखा सकता है, लेकिन अगर थैलियम से पूछा जाए कि तू दिखाना क्या चाहता है, तो वो क्या दिखाना चाहेगा, +1। अब आप खुद बताइए, अगर थैलियम +3 से +1 जा रहा है तो थैलियम का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो काम किसकी तरह करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि थैलियम +3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन एक बात सुनिएगा ध्यान से, थैलियम रिड्यूस होना चाह रहा है, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस इसी पे डिपेंड करेगा। थैलियम रिड्यूस होना चाह रहा है, क्या रेडॉक्स अकेली होती है, साइमल्टेनियस होती है। अगर थैलियम को रिड्यूस होना है तो साथ ही साथ कोई ऑक्सीडाइज होने वाला भी होना चाहिए। थैलियम रिड्यूस कभी भी खुद ब खुद नहीं हो सकता, कोई ना कोई चाहिए जो थैलियम को रिड्यूस करेगा। क्योंकि अगर थैलियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कोई ना कोई यहां होगा जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रांग हुआ रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट वीक हुआ,
रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जैसा हमने अमोनियम सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था कि एनायन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो सकते हैं, तो काम कराने के लिए कोई चाहिए। अब आप देखो यहां पर थैलियम केटायन है या एनायन है बेटा? केटायन। इसके साथ में कंपाउंड में कोई एनायन होगा, और क्योंकि केटायन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो जो एनायन होगा वो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग। अगर एनायन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो रिड्यूस कर देगा, अगर एनायन वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अगर रिड्यूस कर दिया तो बताइए थैलियम का कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? +3 वाला या +1 वाला? +1 वाला। और अगर रिड्यूस नहीं कर पाया तो कौन एग्जिस्ट करेगा? +3 वाला। इसका मतलब और डिटेल में सुनो, दो तरह के एनायन बोले मैंने, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और वीक रिड्यूसिंग। अगर थैलियम पीबी और बीआई, थैला, प्रभु और बायो, ग्रुप 14 का लास्ट कौन आएगा? पीबी। ग्रुप 15 का लास्ट कौन आएगा? बीआई। थैला, प्रभु और बायो, अगर ये सब अपने हॉस में है, किसमें है बेटा? हॉस में, +3 +4 +5, और लॉस में मतलब +1 +2 +3। अगर थैला, प्रभु और बायो अपने हॉस में है और उसके साथ जो एनायन है वो नॉन रिड्यूसिंग एजेंट या वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बताइए थैला, प्रभु, बायो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? हॉस वाले या लॉस वाले? हॉस वाले, इनका एग्जिस्टेंस होगा। और अगर थैला, प्रभु, बायो के साथ जो एनायन आया हॉस में, जो इनके साथ एनायन आया वो एनायन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो थैला, प्रभु, बायो हॉस में रहेंगे या लॉस में पहुंच जाएंगे? लॉस। और इस वजह से इनका हॉस वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा और लॉस वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो सारा खेल इनका नहीं है, खेल किसका है? एनायन जो आने वाले होंगे उनका रहेगा। नोट करिए, अभी फिर आगे डिस्कस करते हैं।
ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला केस अभी आपको समझाया गया बेटा, सेम वैसा ही सेकंड और थर्ड वाला केस है। फटाफट नोट करें इसको, फिर डिस्कस करते हैं एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन। अभी देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात और बोली कि इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है, जो एनआईएन आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कंडीशन, ध्यान सुनेगा। हमें ज्यादातर केसेस में हेलाइड्स मिलने वाले। क्या मिलने वाले बेटा? हेलाइड। और आप जानते हैं, है ना, हेलोजन के बारे में आप क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ही रहे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर तो आपको बिल्कुल पता ही होता है कि हेलोजन में अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो फ्लोरीन तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसिडर किया जाता है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा हेलोजन के लिए। और अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर है उसका ठीक उल्टा किसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा? रिड्यूसिंग नेचर का। लेकिन आप दोनों में डिफरेंस देख लेना कि एक तरफ तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप आयनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर, और हमें अभी रिड्यूसिंग नेचर मतलब एनआईएन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एनआईएन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन सा एनआईएन खराब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आई माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इन चारों में से, और एफ माइनस वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। चलो बेटा, है ना। अब ये सारे ऑर्डर्स लिखने के बाद कर लिया, नोट डाउन कर लिया। चलिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। Which of the following compound does not exist? Which of the following compound does not exist? अब ध्यान सुनना, मैंने अभी आपको क्या बोला कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बेटा दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। दो तरह के क्वेश्चन क्या? पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो किसको लेकर बनेगा? स्टेबिलिटी को लेकर। इधर देखिए, कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है, कौन सी स्टेट कम स्टेबल है, वो हमने डिस्कशन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर। ध्यान सुनना, और वो एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन अगर थैला, प्रभु और बायो के कंपाउंड्स का जब भी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए, आपके दिमाग में इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि इनके कंपाउंड का एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है वो जनरली इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही सॉल्व होता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन आपको दिया उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट। अब सुने, आपको ऑप्शन देखा तो आपको पहले तो क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन में तो इतना तो समझ में आ गया कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन, और एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस हमने कई बार पढ़ा है बीच में। तो अब आप इसमें देखें तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस पहले का है या अभी का। इसलिए बोल रहा हूं, क्या इन सारे ऑप्शन में आपको थैला, प्रभु या बायो में से कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बेटा दिख रहा है। थैला, प्रभु या बायो के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से सॉल्व करना है आपको, इतना समझ में आना चाहिए। अब आप देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट से भी जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये देखना है कि स्टेट कौन सी दे रखी है, लोअर या हायर, वो भी चेक करना पड़ेगा कि कौन किसके साथ स्टेबल होता है। अब आप बताओ, यहां पर आपको पीबी कौन से स्टेट में दे रखा है बेटा? हॉस में दे रखा है या लॉस में दे रखा है? हॉस में। और अगर पीबी हॉस में है
तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, लैंग्वेज समझना, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब हॉस में एग्जिस्ट करवाना है या नहीं करवाना है, नहीं करवाना। और हॉस में एग्जिस्ट नहीं कराना है मतलब कहां ले जाना है, लॉस में। अरे हॉस में तभी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा जब लॉस में चला जाएगा। तो अगर +4 में एग्जिस्ट नहीं कराना है तो पीबी को कहां पहुंचाना है, +2। और +2 में पहुंचाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग चाहिए या वीक चाहिए, स्ट्रॉन्ग। और बताइए इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, I-। और इसीलिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि PbI4 में जो आयोडाइड आयन है वो पीबी को +4 से तुरंत किस में बदल देगा, +2 में। सुनते जाना, अभी ध्यान सुनिएगा। तो रिएक्शन क्या बनती है, ध्यान से देखिएगा। PbI4 में पीबी कौन से स्टेट में बेटा, +4। और Pb+4 और सामने कौन है बेटा, I-। क्या I- एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं बेटा, है। तो ये Pb+4 को +4 में टिकने ही नहीं देगा। कहां फेंकेगा बेटा, Pb+2 में। और Pb+2 में फेंकेगा तो पीबी का जो आयोडाइड बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, +2 वाला आयोडाइड। लेकिन साथ में कौन रिलीज होगा, I2। क्यों, क्योंकि रिडॉक्स इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। अगर किसी का रिडक्शन हुआ है तो किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। नोट करिए पहले से। अच्छा, ऐसी ही एक रिएक्शन हमने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्लोराइड को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्लोराइड में जब चेंज करा था, तो क्या ऐसा ही रिएक्शन हमने PbCl4 के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बेटा, पढ़ा था। लेकिन ध्यान रखना, PbCl4 एग्जिस्ट करता है, वहां पर हमने हीट देकर तोड़ा था। यहां पर हीट देने की कोई जरूरत नहीं, ये बनते से ही टूट जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसा कभी कंफ्यूजन आए कि भाई PbCl4 भी सर ने तोड़ दिया था, तो वो तो हीट देने पे तोड़ा था। अब हीट देके तो आप किसी को भी तोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बिना हीट के भी खुद ब खुद टूट जाएगा। चले, इसके बाद बात करते हैं बेटा सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये एनसीईआरटी की लाइन के ऊपर बेस्ड है। ग्रुप 15 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एनसीईआरटी के ऊपर एक लाइन दे रखी है, एनसीईआरटी के अंदर वहां दिया क्वेश्चन, बोल रहा हूं, लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट, Which of the following compound can exist? अब आप बताइए, यहां पर फिर से क्वेश्चन पढ़ा जब आपने तो आपको दिख गया कि एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है। और क्या एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन में इस बार आपको थैला, प्रभु या बायो में से कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट से। अब आप बताइए बिस्मथ यहां पर कौन सी स्टेट में दिख रहा है बेटा, हर किसी में +5। ध्यान सुनना, बिस्मथ हर किसी में किस में दिख रहा है बेटा, +5। मतलब ये बिस्मथ किस में, हॉस में है या लॉस में बेटा, हॉस में। अच्छा, और आपसे बोला है कि कंपाउंड कैन एग्जिस्ट, मतलब बिस्मथ को +5 का +5 में ही रखना है। और ये काम कौन कर पाएगा, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा या वीक रिड्यूसिंग, वीक। और आप बताइए सारे हैलाइड में वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा, F। और इसीलिए BiF5 एग्जिस्ट करता है। एनसीईआरटी में एक लाइन है, बोल रहा हूं ध्यान सुनेगा, बिस्मथ एक ही पेंटा हैलाइड बनाता है और वो कौन है, BiF5। बाकी ये पेंटा हैलाइड एग्जिस्ट ही नहीं करते बिस्मथ के, और उसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट से आता है। पहले इसको टिक कर लें, लाइन लिखवा देता हूं मैं। लिखिएगा स्टेटमेंट इसके बारे में, द ओनली पेंटा हैलाइड ऑफ बिस्मथ दैट एग्जिस्ट्स इज BiF5. The only pentahalide of bismuth that exists is BiF5. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, which of the following compound can not exist? Which of the following compound cannot exist? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बोरॉन 3 आयोडाइड, एल्यूमिनियम 3 आयोडाइड, गैलियम 3 आयोडाइड, थैलियम 3 आयोडाइड। फिर से क्वेश्चन अगर आप देखें तो एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है बेटे। और एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में क्या थैला, प्रभु, बायो में से कोई दिख रहा है, तो यस थैलियम आपको दिख रहा है यहां पर। और थैला दिख गया, या इवन आप ऐसे भी देखें, क्या ये सारे ग्रुप 13 के स्टेट मेंशन करके दे रखे हैं बेटा, यस स्टेट दे दिया, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट या स्टेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन है। और आप जानते हैं ये +3 इनकी हॉस है या लॉस है बेटा, हॉस। तो ऊपर वाले हॉस में स्टेबल और नीचे वाला हॉस में स्टेबल नहीं होगा, और जो स्टेबल नहीं होगा वही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, थैलियम 3 आयोडाइड। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर से वही बात आ रही है,
कि थैलियम कौन सी स्टेट में दिख रहा है बेटा +3, पर थैलियम जाना किस में जाता है +1, लेकिन ये खुद ब खुद तो नहीं जा सकता, इसको ले जाने वाला चाहिए, और यहां पर ले जाने वाला कौन है बेटा आयोडाइड, और आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो थैलियम को +3 में टिकने ही नहीं देगा, कहां ले जाएगा बेटा +1 में, और इसीलिए थैलियम 3 आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इससे रिलेटेड एक बात समझनी है आपको, उस पर बात कर रहा हूं, ध्यान सुनेगा। अगर आप थैलियम 3 आयोडाइड, इधर देखो, थैलियम 3 आयोडाइड का मतलब क्या है, थैलियम पे +3 और आयोडाइड क्या होता है बेटा -1। इसका अगर आप फॉर्मूला बनाते हो 9th क्लास में आपने देख रखा है इस तरह से, तो इसका फॉर्मूला क्या दिखेगा बेटा TLI3। हमने अभी क्या बोला कि थैलियम 3 आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन TLI3 एग्जिस्ट करता है ना। तो अपने को ये पता होना चाहिए, देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, लेकिन ये थैलियम 3 का आयोडाइड है और ये ऐसा है बेटा। इसको थैलियम 3 बोला या थैलियम 1 बोला, थैलियम 1। क्या आयोडीन के सामने थैलियम 3 एग्जिस्ट कर सकता है क्या, नहीं। लेकिन क्या आयोडीन के सामने थैलियम 1 एग्जिस्ट कर सकता है क्या, यस। और ये आयोडाइड है या पॉली आयोडाइड है, पॉली आयोडाइड। तो अगर आपको कभी भी बोला जाए कि थैलियम 3 आयोडाइड एग्जिस्ट करेगा क्या, तो नहीं, लेकिन थैलियम 1 पॉली आयोडाइड एग्जिस्ट करेगा, तो हाँ, फॉर्मूले दोनों के एक जैसे दिखेंगे। तो आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा फॉर्मूला दिया जाए और पूछा जाए, इस पे क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर, और इसमें पूछा जाए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो देखने में ऐसा लगेगा आपको, तो उसमें 3 और 1 मत लिख देना, इसका स्टेट कितना है बेटा +1 और इसका कितना है -1/3। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिख लेना। डिटरमाइन the oxidation states, determine the oxidation states of each element in TLI3, in TLI3। अब नीचे लिखा हुआ आपके सामने सॉल्यूशन, TLI3 को आप ब्रेक करोगे तो ऐसे ब्रेक करना है, और TLI3 का मतलब है थैलियम 3 आयोडाइड नहीं है, थैलियम 1 पॉली आयोडाइड है बेटा। जैसे KI3 बनाया था वैसे ही TLI3 बन रहा है। आयोडीन के सामने थैलियम 3 बनेगा ही नहीं, थैलियम 1 ही बनेगा, उस हिसाब से आप तोड़ देंगे, थैलियम पे 1 और I3 पे -1। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकाल लें तो थैलियम पे +1 दिख ही रहा है, और आयोडीन में 3 आयोडीन पे -1 है, तो एक आयोडीन पे आ जाएगा -1/3। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लें। जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूं एनसीईआरटी का स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो है ना, स्टार मार्क भी कर लेना। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग is most stable, which of the following is most stable towards disproportionation, which of the following is most stable towards disproportionation in +3 oxidation state, which of the following is most stable towards disproportionation in +3 oxidation state। ऑप्शन आपके सामने है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान सुनना मेरी बात, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो आपको दो अलग अलग तरह की बातें समझ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी, पहली बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो फिर आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि मीनिंग क्या था। एनसीईआरटी की लाइन है और ध्यान से सुनेगा। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल टुवर्ड्स डिस्प्रपोर्शनेशन। इसका मतलब दो समझ सकते हैं, कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि कौन डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाएगा, और कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि कौन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा। जो दूसरी वाली लाइन है वो इसका मीनिंग है कि कौन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा, कौन डिस्प्रपोर्शनेशन के रिस्पेक्ट में स्टेबल है, मतलब वो डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाना नहीं चाहता। क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन, और एनसीईआरटी लाइन अब जो भी लिखी हो उसका मीनिंग एनसीईआरटी ने यही बोल रखा है कि बिस्मथ is in +3 state is most stable towards disproportionation। तो आपको वहां इंग्लिश गई भाड़ में, एनसीईआरटी ने जो बोला है वो यही बोला है कि इसमें कौन +3 में डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा। अब आप खुद बताइए, इस ग्रुप की जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हॉस होती है, वो क्या होती है +5।
तो +5 +5 +5 और ये किस में रहना चाहता है +3, ये +3 में रहना चाहेगा, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहेगा, जबकि ये +3 +3 +3 में है तो ये +5 में जाना चाहेंगे, मतलब ये स्टेट चेंज करेंगे, और स्टेट चेंज करेंगे तो ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, रिडक्शन भी कर सकते हैं, मतलब ये क्या हो सकते हैं बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी लाइन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो यही कंफ्यूजन होगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन करवाने के लिए या डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करवाने के लिए। तो ध्यान रखिए इसका मतलब क्या है, कौन डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट खत्म होता है। अब है ना, कल लोगों ने शायद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह रिवाइज किया था,